नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी गबन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके 21 भाग हम पहले ही सुन चुके हैं। आज 22 से शुरू करते हैं। जब रमा कोठे से धम नीचे उतर रहा था, उस वक्त जालपा को इसकी जरा भी शंका ना हुई कि वह घर से भागा जा रहा है। पत्र तो उसने पढ़ ही लिया था। जी ऐसा झुंझला रहा था कि चलकर रमा को खूब खरी खोटी सुनाए। मुझसे यह छल कपट, पर एक क्षण में उसके भाव बदल गए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है सरकारी रुपए खर्च कर डाले हों। यही बात है, रतन के रुपए शराब को दिए होंगे। उस दिन रतन को देने के लिए शायद वे सरकारी रुपए ही उठा लाए थे। यह सोचकर उसे फिर क्रोध आया, यह मुझसे इतना पर्दा क्यों करते हैं? क्यों मुझसे बढ़ चढ़कर बातें करते हैं? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि संसार में अमीर गरीब दोनों ही होते हैं? क्या सभी स्त्रियां गहनों से लदी रहती हैं? गहने ना पहनना क्या कोई पाप है? जब और जरूरी कामों से रुपए बचते हैं तो गहने भी बन जाते हैं। पेट और तन काटकर चोरी या बेईमानी करके तो गहने नहीं पहने जाते। क्या उन्होंने मुझे ऐसी गई गुजरी समझ लिया? उसने सोचा, रमा अपने कमरे में होगा, चलकर पूछ लूं कौन से गहने चाहते हैं। पर स्थिति की भयंकरता का अनुमान करके क्रोध की जगह उसके मन में भय का संचार हुआ। वह बड़ी तेजी से नीचे उतरी। उसे विश्वास था वह नीचे बैठे हुए इंतजार कर रहे होंगे। कमरे में आई तो उसका पता न चला था। साइकिल रखी हुई थी। तुरंत दरवाजे से झांका, सड़क पर भी नहीं। कहाँ चले गए लड़के? दोनों पढ़ने स्थल गए थे। किसको भेजे कि जाकर उन्हें बुला लाए? उसके हृदय में एक अज्ञात संशय अद्रित हुआ। फौरन ऊपर गई, गले का हार और हाथ का कंगन उतारकर रुमाल में बांधा। फिर नीचे उतरी, सड़क पर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से बोली, चुंगी कचहरी चलो। वह पछता रही थी कि मैं इतनी देर बैठी क्यों रही। क्यों न गहने उतारकर तुरंत दे दिए। रास्ते में वह दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखती जाती थी। क्या इतनी जल्दी इतनी दूर निकल जाएंगे? शायद देर हो जाने के कारण वह भी आज तांगे पर ही गए थे, नहीं तो अब तक जरूर मिल जाते। तांगे वाले से बोली, क्यों जी, अभी तुमने किसी बाबूजी को तांगे पर जाते देखा? तांगे वाले ने कहा, हाँ माई जी, एक बाबू अभी इधर से ही गए हैं। जालपा को कुछ ढांढस हुआ। रमा के पहुंचते पहुंचते ही वह भी पहुंच जाएगी। कोचवान से बार बार घोड़ा तेज करने को कहती। जब वह दफ्तर पहुंची तो 11 बज गए थे। कचहरी से सैकड़ों आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे। किससे पूछे न जाने वह कहाँ बैठते हैं। सहसा एक चपरासी दिखाई दिया। जालपा ने उसे बुलाकर कहा, सुनो जी, जरा बाबू रमानाथ को तो बुला लाओ। चपरासी बोला, उन्हीं को बुलाने तो जा रहा हूँ, बड़े बाबू ने भेजा है। आप क्या उनके घर से आई हैं? जालपा, हाँ, मैं तो घर से ही आई हूँ, अभी 10 मिनट हुए, वह घर से चले हैं। चपरासी, यहाँ तो नहीं आए। जालपा बड़े असमंजस में पड़ी। वह यहाँ नहीं आए, रास्ते में भी नहीं मिले, तो फिर कहाँ गए? उसका दिल बांसों उछलने लगा, आंखें भर भर आने लगी। वहां बड़े बाबू के सिवा वह और किसी को ना जानती थी। उनसे बोलने का अवसर कभी ना पड़ा था, पर इस समय उसका संकोच गायब हो गया। भय के सामने मन के सभी भाव दब जाते हैं। चपरासी से बोली, जरा बड़े बाबू से कह दो, नहीं चलो मैं ही चलती हूँ, बड़े बाबू से कुछ बातें करनी है। जालपा का ठाट बाट रंग ढंग देखकर चपरासी रोब में आ गया। उल्टे पांव बड़े बाबू के कमरे की ओर चला। जालपा उसके पीछे पीछे ही होली। बड़े बाबू खबर पाते ही तुरंत बाहर निकल आए। जालपा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, क्षमा कीजिए बाबू साहब, आपको कष्ट हुआ। वह 15-20 मिनट हुए घर से चले, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए?
रमेश, अच्छा आप मिसेज रमानाथ हैं? अभी तो यहाँ नहीं आए, मगर दफ्तर के वक्त सैर सपाटे करने की तो उसकी आदत ना थी। जालपा ने चपरासी की ओर ताकते हुए कहा, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। रमेश, तो चलो अंदर बैठो, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? मुझे आश्चर्य है कि वह गए कहाँ, कहीं बैठे शतरंज खेल रहे होंगे। जालपा, नहीं बाबूजी, मुझे ऐसा भय हो रहा है कि वह कहीं और ना चले गए हों। अभी 10 मिनट हुए उन्होंने मेरे नाम एक पुर्जा लिखा था, जेब से टटोलकर। जी हाँ, देखिए वह पुर्जा मौजूद है। आप उन पर कृपा रखते हैं तो कोई पर्दा नहीं, उनके जिम्मे कुछ सरकारी रुपए तो नहीं निकलते। रमेश ने चकित होकर कहा, क्यों, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? जालपा, कुछ नहीं, इस विषय में कभी एक भी शब्द नहीं कहा। रमेश, कुछ समझ में नहीं आता। आज उन्हें 300 रुपये जमा करना है। परसों की आमदनी उन्होंने जमा नहीं की थी। नोट थे, जेब में डालकर चल दिए। बाजार में किसी ने नोट निकाल लिए। किसी और देवी की पूजा तो नहीं करते? जालपा का मुख लज्जा से नत हो गया। बोली, अगर यह ऐब होता तो आप भी इस इल्जाम से ना बचते। जेब से किसी ने निकाल लिए होंगे, मारे शर्म के मुझसे कहा ना होगा। मुझसे जरा भी कहा होता तो मैं तुरंत रुपए निकाल कर दे देती। इसमें बात ही क्या थी? रमेश बाबू ने अविश्वास के भाव से पूछा, क्या घर में रुपए हैं? जालपा ने निशंक होकर कहा, 300 रुपये चाहिए ना, मैं अभी ले आती हूँ। रमेश, अगर वह घर पर आ गए तो भेज देना। जालपा आकर तांगे में बैठी और कोचवान से चौक चलने को कहा। उसने अपना हार बेच डालने का निश्चय कर लिया। यूं उसकी कई सहेलियां थीं जिनने उसे रुपए मिल सकते थे। स्त्रियों में बड़ा स्नेह होता है। पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान पत्तों में तक सीमित नहीं होती। मगर अवसर नहीं था। सराफे में पहुंचकर वह सोचने लगी, किस दुकान पर जाऊं? भय हो रहा था कहीं ठगी ना जाऊं। इस सिरे से उसे उस सिरे तक चक्कर लगा लाई, किसी दुकान पर जाने की हिम्मत ना पड़ी। उधार वक्त भी निकला जाता था। आखिर एक दुकान पर एक बूढ़े सर्राफ को देखकर उसका संकोच कुछ कम हुआ। सर्राफ बड़ा घाघ था। जालपा की झिझक और हिचक देखकर समझ गया, अच्छा शिकार फंसाया है। जालपा ने हार दिखाकर कहा, आप इसे ले सकते हैं? सर्राफ ने हाथ को इधर उधर देखकर कहा, मुझे 4 पैसे की गुंजाइश होगी तो क्या ना ले लूंगा। माल चोखा नहीं है। जालपा, तुम्हें लेना है इसलिए माल चोखा नहीं है, बेचना होता तो चोखा होता। कितने में लोगे? सर्राफ, आप ही कह दीजिए। सर्राफ ने 350 दाम लगाए और बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंचा। जालपा को देर हो रही थी, रुपए लिए और चल खड़ी हुई। जिस हार को उसने इतने चाव से खरीदा था, जिसकी लालसा उसे बाल्यकाल से ही उत्पन्न हो गई थी, उसे आज आधे दामों में बेचकर उसे जरा भी दुख नहीं था, बल्कि गर्व में हर्ष का अनुभव हो रहा था। जिस वक्त रमा को मालूम होगा कि उसने रुपए दे दिए हैं तो उसे कितना आनंद होगा। कहीं दफ्तर पहुंच गए तो बड़ा मजा आ जाएगा, सोचती हुई वह फिर दफ्तर पहुंची। रमेश बाबू उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ, घर पर ना मिले? जालपा, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? घर तो नहीं गए। यह कहते हुए उसे नोटों का पुलिंदा रमेश बाबू की तरफ बढ़ा दिया। रमेश बाबू ने नोटों को गिनकर बोले, ठीक है, मगर वह अब तक कहाँ है? अगर ना आना था तो एक खत लिख देते। मैं तो बड़े संकट में पड़ा हुआ था, तुम बड़े वक्त पे आ गई। इस वक्त तुम्हारी सूझबूझ देखकर जी खुश हो गया। यही सच्ची देवियों का धर्म है। जालपा फिर तांगे पर बैठकर घर चली तो उसे मालूम हो रहा था, मैं कुछ ऊंची हो गई हूँ। शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ रही थी। उसे विश्वास था वह आकर चिंतित बैठे होंगे। वह जाकर पहले उन्हें खूब आड़े हाथों लेगी, खूब लज्जित करने के बाद यह हाल कहेगी। लेकिन जब घर में पहुंची तो रमानाथ का कहीं पता ना था। जागेश्वरी ने पूछा, कहाँ चली गई थी इस धूप में? जालपा, एक काम से चली गई थी। आज उन्होंने भोजन नहीं किया, ना जाने कहाँ चले गए। जागेश्वरी, दफ्तर गए होंगे। जालपा,
नहीं, दफ्तर नहीं गए। वहां से एक चपरासी पूछने आया था। यह कहती हुई वह ऊपर चली गई। बचे हुए रुपए संदूक में रखे और पंखा झलने लगी। मारे गर्मी के देह फूकी जा रही थी, लेकिन कान द्वार की ओर लगे हुए थे। तभी अभी तक उसे इतनी जरा भी आशंका ना रही थी कि रमा ने विदेश की राह ली है। 4 बजे तक तो जालपा का विशेष चिंता न हुई, लेकिन जो जो दिन ढलने लगा उसकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर वह सबसे ऊंची छत पर चढ़ गई। हालांकि उसके जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर नहीं जाता था और वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन रमा किसी तरह से आता दिखाई ना दिया। जब संध्या हो गई और रमा घर ना आया तो जालपा का जी घबराने लगा। कहाँ चले गए हैं? वह दफ्तर से घर आए बिना कहीं बाहर जाते ही नहीं। अगर किसी मित्र के घर होते तो क्या अब तक ना लौटते? मालूम नहीं, जेब में कुछ है भी नहीं। बेचारे दिन भर से ना मालूम कहाँ भटक रहे होंगे। वह फिर पछताने लगी कि उनका पत्र पढ़ते ही उनसे क्यों ना हाथ निकाल कर दे दिया, क्यों दुविधा में पड़ गई। बेचारे शर्म के मारे घर ना आते होंगे। कहाँ जाए, किससे पूछे? चिराग जल गए तो उससे ना रहा गया। सोचा शायद रतन से कुछ पता चले। उसके बंगले पर गई तो मालूम हुआ आज तो वह इधर आया ही नहीं। जालपा ने उन सभी पार्कों और मैदानों को छान डाला जहां रमा के साथ वह बहुधा घूमने जाया करती थी, और 9 बजते बजते निराश लौट आई। अब तक उसने अपने आंसुओं को रोका था, लेकिन घर में कदम रखते ही जब उसे मालूम हो गया कि अब तक नहीं आए तो वह हताश होकर बैठ गई। उसकी यह शंका अब दृढ़ हो गई कि वह जरूर कहीं चले गए हैं। फिर भी कुछ आशा थी कि शायद मेरे पीछे आए हों और फिर चले गए हों। जाकर जागेश्वरी से पूछा, वह घर आए थे अम्मा जी? जागेश्वरी, यार दोस्तों में बैठे कहीं गपशप कर रहे होंगे। घर तो सराय है, 10 बजे घर से निकले थे, अभी तक का पता नहीं। जालपा, दफ्तर से घर आकर तब वह कहीं जाते थे, आज तो आए ही नहीं। कहिए तो गोपी बाबू को भेज दूं, जाकर देखें कहाँ गए हैं। जागेश्वरी, लड़के इस वक्त कहाँ देखने जाएंगे, उनका क्या ठीक है। थोड़ी देर और देख लो, फिर खाना उठाकर रख देना। कोई कहाँ तक इंतजार करे। जालपा ने इसका कुछ जवाब ना दिया। दफ्तर की कोई बात उनसे ना कही। जागेश्वरी सुनकर घबरा जाती और उसी वक्त रोना पिटना मच जाता। वह ऊपर जाकर लेट गई और अपने भाग्य पर रोने लगी। रह रहकर चित ऐसा विकल होने लगा मानो कलेजे में शूल उठ रहा हो। बार बार सोचती, अगर रात भर ना आए तो कल क्या करना होगा। जब तक कुछ पता ना चले कि वह किधर गए, तब तक कोई जाए तो कहाँ जाए। आज उसके मन ने पहली बार स्वीकार किया कि यह सब उसी की करने का फल है। यह सच है कि उसने कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से मना भी तो नहीं किया। अगर गहने चोरी हो जाने के बाद इतनी अधीर ना हो गई होती तो आज यह दिन क्यों आता। मन की इस दुर्बल अवस्था में जालपा अपने भार से अधिक भाग अपने ऊपर लेने लगी। वह जानती थी रमा रिश्वत लेता है, नोच खसोट कर रुपए लाता है, फिर भी कभी उसने मना नहीं किया। उसने खुद क्यों अपनी कमली के बाहर पांव लगाया। क्यों उसे रोज सैर सपाटे को सूझती थी। उपहारों को ले लेकर वह क्यों फली ना समाती थी। इस जिम्मेदारी को भी इस वक्त जालपा अपने ही ऊपर ले रही थी। रमा रात ने प्रेम के वश होकर उसे प्रसन्न करने के लिए ही तो सब कुछ करता था। युवकों का यही स्वभाव है। फिर उसने उनकी रक्षा के लिए क्या किया? क्यों उसे यह समझ ना आई कि आमदनी से ज्यादा खर्च करने का दंड एक दिन भोगना पड़ता है। अब उसे ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थी
जिससे उसे रमा के मन की विकलता का परिचय पा जाना चाहिए था, पर उसने कभी उन बातों की ओर ध्यान ही ना दिया। जालपा इन्हीं चिंताओं इन्हीं चिंताओं से में डूबी हुई न जाने कब तक बैठी रही। जब चौकीदारों की सीटियों की आवाज उसके कानों में आई तो वह नीचे जाकर जागेश्वरी से बोली, वह तो अब तक नहीं आए, आप चलकर भोजन कर लीजिए। जागेश्वरी बैठे बैठे झपकियां ले रही थी। चौकर बोली, कहाँ चले गए थे? जालपा, वह तो अब तक नहीं आए। जागेश्वरी, अब तक नहीं आए? आधी रात तो हो गई। जाते वक्त तुमसे कुछ कहा भी नहीं? जालपा, कुछ नहीं। जागेश्वरी, तुमने तो कुछ नहीं कहा। जालपा, मैं भला क्यों कहती? जागेश्वरी, तो मैं लालच जी को जगाऊं? जालपा, इस वक्त जगाकर क्या कीजिएगा? आप चलकर कुछ खा लीजिए ना। जागेश्वरी, मुझसे अब कुछ ना खाया जाएगा। ऐसा मनमोजी लड़का है, कुछ कहा ना सुना, ना जाने कहाँ चला कर बैठ गया। कम से कम कहता तो देता कि मैं इस वक्त ना आऊंगा। जागेश्वरी फिर लेट रही, मगर जालपा उसी तरह बैठी रही, यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई। पहाड़ सी रात जिसका एक एक पल एक एक वर्ष के समान कट रहा था। 23 भाग। एक सप्ताह हो गया। रमा का कहीं पता नहीं। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई कई बार आकर पूछ जाते। तरह तरह के अनुमान हो रहे हैं। केवल इतना ही पता चलता कि रमानाथ 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। मुंशी दयानाथ का ख्याल है, यद्यपि वे इसे स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते, कि रमा ने आत्महत्या कर ली। ऐसी दशा में यही होता कि इसकी कई मिसालें उन्होंने खुद आंखों से देखी हैं। सास और ससुर दोनों ही जालपा पर सारा इल्जाम थोप रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि इसी कारण उसके प्राण गए। इसने उसका नाको दम कर दिया। पूछो, थोड़ी सी तो आपकी आमदनी, फिर तुम्हें रोज सैर सपाटे और दावत तवाजे की क्या सूझती थी? जालपा पर किसी को दया नहीं आती। कोई उसके आंसू नहीं पोंछता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते थे। लेकिन मुंशी दयानाथ की आंखों में उस कृत्य का कुछ मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। एक दिन दयानाथ वाचनालय से लौट रहे तो मुंह लटका हुआ था। एक तो उनकी सूरत यूं ही मुहर्मी थी, उस पर मुंह लटका लेते थे तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि मिजाज बिगड़ा हुआ है। जागेश्वरी ने पूछा, क्या है? किसी से कहीं बहस हो गई क्या? दयानाथ, नहीं जी, इन तकस्सुरों के मारे हैरान हो गया। जिधर जाओ उधर लोग नोचने लगते हैं। ना जाने कितना कर्ज ले रखा है। आज तो मैंने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी का देनदार नहीं हूँ, जाकर मेम साहब से मांगो। इसी वक्त जालपा आ पड़ी। ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। इन 7 दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई कि पहचानी ही ना जाती थी। रोते रोते आंखें सूज गई थी। ससुर के ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी और बोली, जी हाँ, आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए। मैं उन्हें या तो समझा दूंगी या उनके दाम चुका दूंगी। दयानाथ ने तीखे होकर कहा, क्या दे दोगी तुम? हजारों का हिसाब है। 700 तो एक सराफे को के हैं। अभी के पैसे दिए हैं तुमने? जालपा, उसके गहने मौजूद हैं, केवल 2-4 बार ही पहने गए हैं। वह आए तो मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसकी चीज वापस कर दूंगी। बहुत होगा, 10-5 रुपए तावाल के लिए ले लेगा। ये कहती हुई वह ऊपर जा रही थी कि रतन आ गई और उसे गले से लगाती हुई बोली, क्या अब तक कुछ पता नहीं चला? जालपा को इन शब्दों में स्नेह और सहानुभूति का एक सागर उमड़ा हुआ जान पड़ा। ये गैर होकर कितनी चिंतित है और यहाँ अपने ही सास ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इन अपनों से गैर ही अच्छे। आंखों में आंसू भरकर बोली, अभी तक कुछ पता नहीं चला बहन। रतन, यह बात क्या हुई? कुछ तुमसे तो कहा सुनी नहीं हुई? जालपा, जरा भी नहीं, कसम खाती हूँ। उन्होंने
नोटों के खो जाने का मुझसे जिक्र ही नहीं किया। अगर इशारा भी कर देते तो मैं रुपए दे देती। जब वह दोपहर तक नहीं आए और मैं खोजती हुई दफ्तर गई, तब मुझे मालूम हुआ कुछ नोट खो गए हैं। उसी वक्त जाकर मैंने रुपए जमा कर दिए। रतन, मैं तो समझती हूँ किसी से आंखें लड़ गई। 10-5 दिन में आप पता लग जाएगा। यह बात सच ना निकले तो जो कहो दूंगी। जाल जालपा ने हक बकाकर पूछा, क्या तुमने कुछ सुना है? रतन, नहीं, सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है। जालपा, नहीं रतन, मैं इस पर जरा भी विश्वास नहीं करती। यह बुराई उनमें नहीं है, और चाहे जितनी बुराइयां हों, मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। रतन ने हंसकर कहा, इस कला में से ये लोग निपुण होते हैं, तुम बेचारी क्या जानो। जालपा दृढ़ता से बोली, अगर वह इस कला में निपुण होते तो हम भी हृदय को परखने में कम निपुण नहीं होते। मैं इसे नहीं मान सकती। अगर वह मेरे स्वामी थे तो मैं भी उनकी स्वामिनी थी। रतन, अच्छा चलो, कहीं घूमने चलती हो? चलो तुम्हें कहीं घुमा लावें। जालपा, नहीं, इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं है। फिर घर वालों को यूं ही प्राण लेने पर तुले हुए हैं, तब तो जीता ही नहीं छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है? रतन, कहीं नहीं, जरा बाजार तक जाना था। जालपा, क्या लेना है? रतन, जौहरियों की दुकान पर 1-2 चीज देखूंगी। बस मैं तुम्हारा जैसा कंगन चाहती हूँ। बाबूजी ने भी कई महीने के बाद रुपए लौटा दिए। अब खुद तलाश करूंगी। जालपा, मेरे कंगन में ऐसा कौन है? कौन से रूप लगे हैं? बाजार में उससे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। रतन, मैं तो उसी नमूने का चाहती हूँ। जालपा, उस नमूने का तो बनाया मुश्किल से ही मिलेगा, और बनवाने में महीनों का झंझट। अगर सब्र ना आता हो तो मेरा ही कंगन ले लो, मैं फिर बनवा लूंगी। रतन ने उछलकर कहा, वाह, तुम अपना कंगन दे दो तो क्या कहना, मुसलो ढोल बजाऊंगी। 600 रुपये का था ना? जालपा, हाँ, था तो 600 का, मगर महीनों सराफ की दुकान की खाक छाननी पड़ी थी। जड़ाई तो खुद बैठकर करवाई थी। तुम्हारे खातिर दे दूंगी। जालपा ने कंगन निकालकर रतन के हाथों में पहना दिए। रतन के मुख पर एक विचित्र गौरव का आभास हुआ, मानो किसी कंगाल को पारस मिल गया हो। और यही आत्मिक आनंद की चरम सीमा है। कृतज्ञता से भरे हुए स्वर से बोली, तुम जितना कहो उतना देने को तैयार हूँ। तुम्हें दबाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही क्या कम है कि तुम मेरे लिए क्या यही कम है कि तुमने मुझे ये दे दिया। मगर एक बात है, अभी मैं सब रुपए ना दे सकूंगी। अगर 200 रुपये फिर दे दूं तो हर्ज है? जालपा ने साहसपूर्वक कहा, कोई हर्ज नहीं, जी चाहे कुछ भी मत दो। रतन, नहीं, इस वक्त मेरे पास 400 रुपये हैं, मैं दिए जाती हूँ। मेरे पास रहेंगे तो किसी दूसरी जगह खर्च हो जाएंगे। मेरे हाथ में तो रुपए टिकते ही नहीं। करूँ करूँ क्या? अब तक खर्च ना हो जाए। मुझे एक चिंता सी लगी रहती है, जैसे सिर पर कोई बोझ सवार हो। जालपा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए निकाली तो उसका दिल मसोज उठा। उसकी कलाई पर यह कंगन देखकर रमा कितना खुश होता था। आज वह होता तो क्या वह चीज इस तरह जालपा के हाथ से निकल जाती? फिर कौन जाने कंगन पहनना उसे नसीब भी होगा या नहीं। उसने बहुत जब्त किया, पर आंसू निकल ही आए। रतन उसके आंसू देखकर बोली, इस वक्त रहने दो बहन, फिर ले लूंगी, जल्दी ही क्या है। जालपा ने उसकी ओर बक्स को बढ़ाकर कहा, क्यों, क्या मेरे आंसू देखकर? तुम्हारे खातिर से ही दे रही हूँ, नहीं तो मुझे यह प्राणों से भी प्रिय था। तुम्हारे पास इसे देखूंगी तो मुझे तसल्ली होती रहेगी। किसी दूसरे को मत देना, इतनी दया करना। रतन, किसी दूसरे को क्यों देने लगी? इसे तुम्हारी निशानी समझूंगी। आज बहुत दिन के बाद मेरे मन की अभिलाषाएं पूरी हुई हैं। केवल दुख इतना ही है कि बाबूजी अब नहीं है। मेरे मन कहता है कि वे जल्दी ही आएंगे। वे मारे शर्म के चले गए हैं और कोई बात नहीं। वकील साहब को भी यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। लोग कहते हैं वकीलों का हृदय कठोर होता है, मगर इनको तो मैं देखती हूँ, जरा भी किसी भी की विपत्ति सुनी और तड़प उठते हैं। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, बहन एक बात पूछूं?
बुरा तो ना मानोगी? वकील साहब से तुम्हारा दिल तो ना मिलता होगा। रतन का विनोद रंजित प्रसन्न मुख एक क्षण के लिए मलिन हो उठा, मानो किसी ने उसे चिर स्नेह की याद दिला दी है, जिसके नाम को वह बहुत पहले रो चुकी थी। बोली, मुझे तो कभी यह ख्याल भी नहीं आया बहन, मैं युवती हूँ और वे बूढ़े हैं। मेरे हृदय में जितना प्रेम, जितना अनुराग, वह सब मैंने उनके ऊपर अर्पण कर दिया। अनुराग यौवन का या रूप का धन से नहीं उत्पन्न होता। अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। मेरे ही कारण वे इस अवस्था में इतना परिश्रम कर रहे हैं। और दूसरा है ही कौन? क्या यह छोटी बात है? कल कहीं चलोगी? कहो तो शाम को आऊं। जालपा, जाऊंगी तो मैं कहीं नहीं, मगर तुम आना जरूर। 2 घड़ी दिल बहलेगा। कुछ अच्छा नहीं लगता। मन डाल 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 दौड़ता फिरता है। समझ में नहीं आता मुझसे इतना संकोच क्यों किया। यह भी मेरा ही दोष है। मुझ में जरूर उन्होंने कोई ऐसी बात देखी होगी जिसके कारण मुझसे पर्दा करना जरूरी समझा। मुझे यही दुख है कि मैं उनका सच्चा स्नेह ना पा सकी। जिससे प्रेम होता है उससे हम कोई भेद नहीं रखते। रतन उठकर चली तो जालपा ने देखा कंगन का बक्स मेज पर पड़ा हुआ है। बोली, इसे लेती जाओ बहन, यहाँ क्यों छोड़ती जाती हो? रतन, ले जाऊंगी, अभी क्या जल्दी पड़ी है, अभी पूरे रुपए भी तो नहीं दिए हैं। जालपा, नहीं नहीं, लेती जाओ, मैं ना मानूंगी। मगर रतन सीढ़ी के नीचे उतर गई। जालपा हाथ में कंगन लिए खड़ी रही। थोड़ी देर बाद जालपा ने संदूक से 500 रुपये निकाले और दयानाथ के पास जाकर बोली, यह रुपए लीजिए, नारायण दास के पास भिजवा दीजिए, बाकी रुपए भी जल्द ही दे दूंगी। दयानाथ ने झेप कर कहा, रुपए कहाँ से मिल गए? जालपा ने निसंकोच कहा, रतन के हाथ कंगन बेच दिया। दयानाथ उसका मुंह ताकने लगे। धन्यवाद। अब इसका आगे के शेष भाग हम आगे सुनेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।